हमारा रीनल फंक्शन का आज का लेक्चर है, जिसमें अब प्रॉपरली हम किडनी स्टार्ट कर रहे हैं। और किडनी जो है एक बहुत मुश्किल सिस्टम नहीं है। आप लोगों को बस थोड़ा सा विजिलेंट होकर इसको समझना होगा। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द फंक्शंस ऑफ द किडनीज। देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस ऑफ किडनीज एंड ऑल द फंक्शंस आर रियली रियली important. You know that number one, it is involved in the excretion of the waste products and excretion of the excessive amount of water and some foreign chemicals. Secondly, its function is to regulate the water and electrolyte balance in our body. On the third place, it is the regulation of the body fluid osmolality and electrolyte concentration, regulation of arterial pressure, it is important function, regulation of acid-base balance, again extremely important function, because our pH should be between 7.35 to 7.45. तो एसिड बेस बैलेंस की जो रेगुलेशन है ना, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का। इसके अलावा मुख्तलिफ हार्मोन्स की सेक्रेशंस है, उनका मेटाबॉलिज्म है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी किडनी का एक फंक्शन है। और ड्यूरिंग द फास्टिंग स्टेज ये एक सेकेंडरी टू द लिवर ये काम करता है। वी कॉल इट एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, कि ये रकीब के तौर पे कह सकते हैं, रेवेलरी के तौर पे, कि ये रेवेलरी ऑफ द लिवर, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। आई रिपीट, नंबर वन एक्सक्रीशन excretory function, number two regulatory function of the water and electrolytes, and regulatory function of the osmolality. Again, regulation of arterial pressure, regulation of the acid base balance, all these are the regulatory functions of the kidney. Second last is the related to the hormones, secretion of hormones. We will discuss in the renal system what kind of hormones are secreted from the kidneys, along with their metabolism and excretion. And lastly, gluconeogenesis. Gluconeogenesis. तो ये जो फंक्शन है, इनमें जो मेरा ख्याल जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो इसके फंक्शन जो इम्पोर्टेंट है, वो एक तो एक्सक्रीशन तो है ही है, लेकिन ये जो रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस है ना, ये भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है किडनी का। अब हम आगे आते हैं कि कौन कौन सी जो है ना एक्सक्रीशन करता है। ज़्यादातर तो आपको पता ही है कि यूरिया, क्रेटिनिन जो है, ये एंड प्रोडक्ट्स हैं ऑफ द मेटाबॉलिज्म, तो इनको इसने एक्सक्रीट करना है। इसके साथ साथ यूरिक एसिड को, हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन हो जाती है तो बिलिरुबिन वाला मेटाबॉलिज्म जो है वो आपने जीआईटी में अभी पढ़ेंगे। इसी तरह डिफरेंट जो हैं हार्मोन्स के जो मेटाबोलाइट्स हैं उनको भी एक्सक्रीट करता है। इसके अलावा कोई भी टॉक्सिन्स हैं, फॉरेन मटेरियल्स हैं, ड्रग्स हैं, इन सब की एक्सक्रीशन जो है वो किडनी के थ्रू होती है। फूड एडिटिव्स, ये जो बड़ा शौक है हमें फास्ट फूड खाने का, ये प्रोसेस्ड फूड जो होती है, फ्रीज्ड फूड जो होती है, उसको खाने का बहुत शौक है, ये हमारे किडनी पे एक्स्ट्रा बर्डन डालती है। ये जो चिकन के नगेट्स पड़े होते हैं, K&N और पता नहीं क्या क्या, और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये प्रोसेस्ड फूड जो होती है, इनमें फूड एडिटिव्स डाले होते हैं, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स, वो केमिकल्स होते हैं कि जो कि फूड को ख़राब नहीं होने देते। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये हमारे किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालते हैं। और अगर कोई बंदा इनको रेगुलरली इनको उसकी हैबिट है ईटिंग की, तो ये रीनल फेलियर की तरफ भी ले जा सकते हैं, कार्सिनोमा की तरफ भी ये ले जाते हैं। इसलिए कोई भी फूड जो है, जो जिसमें कलर हो, उस फूड को अवॉइड करें। सपोज़ बिरयानी है, बाज़ार से बिरयानी लेते हैं, उसमें वो बिरयानी के चावल तो वो पकाता है, लेकिन वो उसका कलर ही अजीब किया होता है उसने, क्योंकि उसमें उसने कलर डाला होता है। अब वो जो कलर है, वो एक स्टैंडर्ड का कलर तो होता नहीं है पाकिस्तान में, कि जो एक रिकमेंडेड कलर्स हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए सूटेबल है। उन्होंने वो कलर डालना है जो उनको सस्ता पड़ता है, क्योंकि अगर उन्हें 100, 150, 200 रुपए की बिरयानी की प्लेट डालनी है, तो उसमें वो 6000 रुपए का कलर तो नहीं डालेंगे रोज़ाना का। इवन वो कलर भी जो एडमिटेड कलर है,
जो अप्रूव्ड कलर हैं, जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ से या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल के कलर्स हैं, वो भी उसके मुतालिक भी रिज़र्वेशंस हैं कि वो भी यूज़ नहीं करने चाहिए। चाहा जाए कि ये हमारे यहाँ जो है ये कलर जो डालते हैं मुख्तलिफ हमारे फूड्स में, जो कि कुछ चमड़ा रंगने वाला कलर होता है या पता नहीं किस किस्म के कलर होते हैं जो डालते हैं, वो कलर डालने की ज़रूरत क्या है? आप कलर ना डालें, सिर्फ़ वो देखने में अच्छी लगे। तो इसी तरह ये जो प्रोसेस्ड फूड हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चिकन की प्रोडक्ट्स के, बर्गर के लिए ये कबाब वग़ैरह ये वो सब की सब जो हैं, ये कार्सिनोजेनिक हैं और रीनल फेलियर की तरफ लेके जाती है। तो इन सब की एक्सक्रीशन जो है ना, टॉक्सिन्स हो गए और ये जो सारी चीज़ें हैं, इनकी एक्सक्रीशन जो है वो किडनी का काम है। रेगुलेशन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, डेफिनिटली एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनको जो है इसने एक्सक्रीट करना है, वो भी इसका काम है। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस जो है इसमें पीएच को जो मेंटेन करना है, किडनी जो है ये बेसिकली ये एसिड बेस रेगुलेशन में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। लंग्स भी करते हैं और दूसरे हमारी बॉडी के फ्लूइड्स जो हैं वो भी करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जब भी एसिडिक जो चीज़ होती है वो ज़्यादा हो जाए तो ये उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। इस तरह एसिड बेस बैलेंस में हमारी की तरफ लेके जाते हैं, होमियोस्टेसिस की तरफ लेके जाते हैं। और प्रोटीन के जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो एंड प्रोडक्ट्स होती हैं यानी कि फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड उनको और कुछ दूसरे तरह के जो एसिड्स होते हैं उनको किडनी जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। इसलिए जो भी पर्सन जो रीनल फेलियर का होता है, रीनल फेलियर का उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। और डायलिसिस का जो पेशेंट होता है, यूजुअली डायलिसिस का पेशेंट जब भी आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आए और उसने अपनी डायलिसिस की जो सेशन है अगर वो मिस किए हों, हीमोडायलिसिस जो होती है यूजुअली 2 टाइम्स या 3 टाइम्स अ वीक होती है हीमोडायलिसिस। लेकिन अगर एक पेशेंट किसी भी वजह से अपनी नेग्लिजेंस की वजह से या अपनी किसी मसरूफियत की वजह से या आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं कुछ पेशेंट, उस वजह से अगर उसने डायलिसिस नहीं करवाई, तो आपके पास जब भी इमरजेंसी में प्रेज़ेंट करे, तो आपने सबसे पहले उसकी एबीजीज़ करनी है, कि देखना है कि आया कि इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं है। क्योंकि फिर अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी तो साथ-साथ उसकी भी ट्रीटमेंट करनी होगी। तो इसलिए किडनी का जो रोल है, वो एसिड बेस बैलेंस में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एरिथ्रोपोइटीन जो कि हाइपॉक्सिया में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करती है, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, तो एरिथ्रोपोइटीन भी जो है वो किडनी से ही एक्सक्रीट होती है। इसके अलावा विटामिन डी की जो रेगुलेशन है, जिसका रीनल फेलियर होता है उसको हम विटामिन डी भी देते हैं क्योंकि किडनी जो है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। तो अगर वो विटामिन डी ना दें तो एक डिज़ीज़ हो जाती है उसको हम कहते हैं रीनल रिकेट्स। तो इसलिए रीनल फेलियर का जो पेशेंट होता है उसको रेगुलरली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो है ना वो देते हैं क्योंकि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी यानी कि कैल्सिट्रोल जो है 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी 3 या कैल्सिट्रोल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोन के मेटाबॉलिज्म में। ग्लूकोज़ की सिंथेसिस मैंने पहले भी आपको बताया कि किडनी जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं स्पेशली कि अगर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की फास्टिंग हो। अच्छा जी, अब हम थोड़ा-सा इसकी फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी कह लें या ऑर्गेनाइज़ेशन किडनी की क्या है कि किडनी हमेशा याद रखें कि ये रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। बोथ किडनीज़ जो हैं ये रेट्रोपेरिटोनियल हैं और इनका जो वेट है अबाउट 150 ग्राम और साइज़ जो है क्लेंच्ड फिस्ट की तरफ से होता है और ये वाली जो प्लेस है इस जगह इसको हम कहते हैं हाइलम, हाइलम। यहीं से ही यूरेटर भी की प्लेस भी है, आर्टरी वेन्स की भी और लिम्फेटिक्स की भी। इसको कहते हैं रीनल हाइलम। उसके बाद आ जाता है इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में इसके आ जाता है कॉर्टेक्स एंड मेडुल्ला। ये जो पोर्शन है इसका मेडुल्ला हो गया, ये कॉर्टेक्स है। ये वाला जो है ना, ये वाला दिस वन इज़ कॉर्टेक्स, दिस वन एंड दिस वन इज़ द मेडुल्ला, रीनल मेडुल्ला। अब रीनल मेडुल्ला जो है, इसमें बाकी डिटेल जो इसकी एनाटॉमी है वो तो आप उसमें पढ़ेंगे इसकी एनाटॉमी जो है वो उसमें पढ़ेंगे किडनी की एनाटॉमी में पढ़ेंगे डिटेल में। बाकी जो एक इंट्रोडक्टरी है फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किडनी जो है इसका ये कॉर्टेक्स हो गया, ये मेडुल्ला हो गया। इसके अलावा जो मेडुल्ला है ना, ये वाला सारा जो मेडुल्ला है, इनर पोर्शन जो है किडनी का, इट इज़ फर्दर सबडिवाइडेड इनटू द कोनिकल शेप्ड पिरामिड्स, रीनल पिरामिड्स। जैसे वो इजिप्ट के नहीं पिरामिड्स, इधर से ये बेस और ये इस तरह पिरामिड बना हुआ है।
अब ये जो बेस ऑफ ईच पिरामिड जो है ना, ये एट द बॉर्डर बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये वाली जो बेस है, ये कॉर्टेक्स और मेडुला के दरमियान है। फिर इसका ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन है ना, ये इसने जाना है रीनल पेल्विस की तरफ। ये रीनल पेल्विस की ये वाली जो है, ये देखें, ये रीनल मेडुला हो गया, रीनल मेडुला। और ये जो कोनिकल प्लेस है इसको हम कहते हैं रीनल पेपिला। ये वाली जो प्लेस है इसको कहते हैं पेपिला। ये इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, रीनल पेपिला। दोबारा से बताता हूँ, दोबारा से। किडनी में ये एक ये होता है केलेक्स, इसको कहते हैं केलेक्स, ये वाली जो प्लेस है केलेक्स। रीनल पेल्वस, ये वाला रीनल पेल्वस, ये वाला केलेक्स। केलेक्स इसको कहते हैं मेजर केलेक्स, और फिर ये वाले जो हैं इनको कहते हैं माइनर केलेक्स। ये वाला पेल्वस, रीनल पेल्वस, यहाँ पे स्टेगॉर्न किडनी स्टोन्स भी पड़े होते हैं, जिसको किडनी स्टोन्स होते हैं ना, जो बड़े वाला यहाँ पे वो स्टक हो जाता है। ये जो पेल्वस है, अब माइनर सॉरी, ये पेल्वस, ये केलेक्स, मेजर केलेक्स और फिर माइनर केलेक्स। अब ये जो पिरामिड्स हैं जो और ये वाला कॉर्टेक्स और दिस वन इज द मेडुला। मेडुला में ये पिरामिड्स हैं, इसकी जो बेस है ये हो गई कॉर्टेक्स और मेडुला के दरमियान, और ये जो इसका कोनिकल पोर्शन है इसको हम कहते हैं रीनल पेपिला। ये ओपन हो रहा होता है केलेक्स में। Again, from this diagram, you can see this is the renal pelvis, major calyx, these are the minor calyx, this is the renal cortex, ये सारा renal medulla, और फिर उसमें ये renal pyramids पड़े हैं, renal pyramids। और यहाँ renal medulla में ही, और यहाँ पे सारे जो हैं वो आगे नेफ्रॉन पे भी आते हैं। अच्छा, नेफ्रॉन is the basically structural and functional unit of the kidney. Each kidney has about 1 million nephrons, यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन जो हैं वो हमारे एक किडनी में होते हैं। टोटल 20 लाख हो गए। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो ये नेफ्रॉन के जो फंक्शन कैपेसिटी है ना वो कम होती जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये नेफ्रॉन भी बूढ़ा होता जाता है। तो तकरीबन एट द एज ऑफ 40 जो है ना 10% जो है ना नेफ्रॉन का फंक्शन जो है वो कम हो जाता है। और 80 साल की उम्र में सिर्फ जो है 40% जो है वो नेफ्रॉन काम करते हैं। इसलिए उम्र देखा होगा आपने कि जिनकी एज ज़्यादा होती है ना, 70-80% के जो लोग होते हैं, 80 ईयर्स तक जब लोग चले जाते हैं तो उनको या तो एमआई हो जाता है या फिर उनको रीनल फेलियर हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि इसमें एक स्ट्रक्चर होता है बाउमेन्स कैप्सूल, और फिर उसके नीचे ट्यूब। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये बाउमेन्स कैप्सूल, और ये वाली जो है ये इसको हम कहते हैं ट्यूब। ये ट्यूब है, इसको हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये हो गया लूप ऑफ फेनले, दिस इज द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी, और ये हो गया सीडी कलेक्टिंग डक्ट। ये है नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें जो होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस। ये जो ग्लोमेरुलस है, इट इज कॉल्ड एज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ये बेसिकली बोमेंस कैप्सूल जो होता है ना, उसमें ये ग्लोमेरुलस होता है। ये देखें, ये बेसिकली बोमेंस कैप्सूल, और ये वाला जो है ये सारा ये ग्लोमेरुलस है। इन दिस डायग्राम अगेन यू कैन सी दिस इज द बोमेंस कैप्सूल, और ये वाला जो है ये एफरंट और ईफरंट आर्ट्रियोल जो हैं ये मिलके ये ग्लोमेरुलस बनाती है, ये ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस का जो काम है कि इसके में जो है ना फ्लूड जो है, फ्लूड वो इसमें से फिल्टर होके ब्लड में से, क्योंकि ये देखें या इफरेंट आर्टेरियोल्स और एफरेंट आर्टेरियोल्स, एफरेंट से ये ब्लड इधर आया और इफरेंट से ये वापस चला गया। तो यहाँ से जो फ्लूड की जो फिल्ट्रेशन है ना, ये ग्लोमेरुलस से होती है, यहाँ से इसकी फिल्ट्रेशन होती है। अच्छा जी, अब इसमें जो होता है ना अबाउट 60 मिलीमीटर ऑफ एचजी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, क्योंकि यही जो प्रेशर है इसके नतीजे में फ्लूइड की फिल्ट्रेशन होती है। और ये जो ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं, इनका एक अलग
स्ट्रक्चर है कि ये एपिथेलियल सेल से कवर्ड होती हैं। अब फ्लूइड जो है वो फिल्टर होकर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू बाउमेन स्पेस में आता है, बाउमेन स्पेस से बाउमेन कैप्सूल में, बाउमेन कैप्सूल से फिर ये पीसीटी में, और फिर पीसीटी से आगे डीसीटी और फिर सीडी में। ये देखें, इफरेंट आर्टेरियोल्स, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से फ्लूइड जो है थ्रू द हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60, यहाँ से फ्लूइड ने फिल्टर होके बाउमेन कैप्सूल में आ गया, और बाउमेन कैप्सूल से ये फिर रीनल ट्यूब्यूल में चला गया। अच्छा जी, वास्कुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो है, इसमें ये है कि एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स, ये एफरेंट आर्टेरियोल जो है ये रीनल आर्टरी से आती है, और ये हर नेफ्रॉन को सप्लाई करती है। इफरेंट आर्टेरियोल्स जो हैं ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से आती हैं, ये जो है ग्लोमेरुलर से को लीव कर रही होती है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं ये सारी जो रीनल टिश्यू है उसको सप्लाई करती हैं। दोबारा से यहाँ से बताता हूँ कि ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये इट इज़ बेसिकली कम्स फ्रॉम द रीनल आर्टरी, और फिर यहाँ पे इधर आके यहाँ से ये ग्लोमेरुलस बना, और फिर ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये बेसिकली कम्स फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। बाकी फर्दर आगे भी आएगी इसकी ब्लड सप्लाई, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये थोड़ी सी वही ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ये उसका स्ट्रक्चर आ गया कि बाउमेन्स कैप्सूल, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। अब ये डिटेल के साथ आगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो पीसीटी और डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ से कौन कौन से जो है सेक्रीशंस होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है, ये सारा हम पढ़ेंगे। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का जो काम है कि ये रीअब्जॉर्प्शन करता है और सेक्रीशन करता है कुछ सब्सटेंसेस की। लूप ऑफ हेनले जो है ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को एस्टेब्लिश करता है। डीसीटी जो है ये भी रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन को कंट्रोल करता है, और कलेक्टिंग डक्ट ये भी रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन को कंट्रोल करता है। कलेक्टिंग डक्ट मेनली जो है ये रीअब्जॉर्ब करता है वाटर को, साथ सोडियम भी है, और पोटाशियम और हाइड्रोजन आयन की सेक्रीशन करता है। ये अभी हम यानी आगे पढ़ेंगे। अब एक स्ट्रक्चर आ जाता है, उसको हम कहते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। ये समझने वाला है थोड़ा सा। जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, ये डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि ये जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ये एफरंट और इफरंट आर्टेरियोल के दरमियान में से जब पास करती है तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं जेजी अपरेटस, जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। ये वाला ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है एफरंट और इफरंट आर्टेरियोल के दरमियान। इस सारे पोर्शन को हम कहते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, it passed through a fork found by the efferent and efferent arteriole of the same nephron. Now, the vascular and tubular cells at this juncture are called as juxtaglomerular apparatus. दोबारा से ये देखें कि ये डीसीटी या असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये जब फोर्क यानी इसको आप कह लेंगे इसके दरमियान में से एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के दरमियान में से जब ये इस तरह पास करता है तो ये जो दोनों आर्टेरियोल्स हैं ये और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स ये एक जो स्ट्रक्चर बना रही हैं, ये जो सेल्स हैं इनको तो हम कहते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। अब इसमें जो ये वाले जो सेल्स होते हैं जो इसके साथ होते हैं इनको हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स, डीसीटी के जो सेल्स होते हैं, और ये वाले जो सेल्स हैं जो इसके साथ बॉर्डरिंग कर रहे होते हैं इनको हम कहते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ये वाले जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स और ये जो हैं इनको हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा। ओके जी, अगेन ये एक और तरह से डायग्राम है, इसमें ये देखें ये मैक्यूला डेंसा, ये वाले सेल ये बेसिकली असेंडिंग ट्यूब है, ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल है, और ये वाले जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ये जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं रेनिन, जो कि हाइपोक्सिया में रेनिन की प्रोडक्शन होती है, ये प्रोड्यूस करते हैं रेनिन, और रेनिन इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ किस चीज में, रेनिन क्या करता है, रेनिन बेसिकली इट इज इन्वॉल्व इन द
रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। ये एक और डायग्राम इसमें देखें कि इस तरीके से ये डिफरेंट नेफ्रॉन्स जो हैं, यानी 10 लाख नेफ्रॉन जो हैं वो इस तरीके से आपस में यहाँ पे काफ़ी सारे, और फिर अल्टीमेटली ये कलेक्टिंग डक्ट के ज़रिए ये माइनर केलेक्स और फिर मेजर केलेक्स और फिर ये रीनल पेल्विस में जो है वो फ्लूइड एक्सक्रीट करते हैं। अब ये आ गई रीनल ब्लड सप्लाई जो है, जो रीनल ब्लड फ्लो है वो तकरीबन जो दोनों किडनीज का है वो टोटल कार्डिक आउटपुट का 1/4 है, यानी 1/4 नियरली जो है वो ब्लड फ्लो, कार्डिक आउटपुट का जो ब्लड फ्लो है ना वो किडनी की तरफ जाता है। अब इसमें जो है रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है। अब उसकी आगे फर्दर जो है वो डिवीजन इस तरीके से है कि एक इंटरलोबार आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी और फिर एफरेंट आर्टरियोल्स जो कि ग्लोमेरुलस में चली गई। इसकी डायग्राम यहाँ से ये देखें, यहाँ से समझ आएगी। रीनल आर्टरी, ये वाली रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी आगे जो है वो डिवाइड हो जाती है इंटरलोबार आर्टरी में। इंटरलोबार, इंटरलोबार आर्टरी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, आर्टेरियोल या आर्टरी। फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरी से फिर आगे आ जाएंगी एफरेंट आर्टेरियोल्स। अगेन ये देखें कि ये रीनल आर्टरी आ रही है, रीनल आर्टरी यहाँ से, रीनल आर्टरी जो है इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इंटरलोबार आर्टरी। इंटरलोबार आर्टरी then becomes arcuate artery. Arcuate artery then further subdivided into interlobular arteries, arterioles, और interlobular artery जो है ये फिर आगे ग्लोमेरुलस बना देंगी। ग्लोमेरुलस सॉरी इंटरलोब्यूलर आर्टरी से फिर बनेगी एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल विल एंटर इनटू द ग्लोमेरुलस। ये है, और फिर एफरेंट आर्टेरियोल जो ग्लोमेरुलस में चली जाएगी, वहां से जो है ये ग्लोमेरुलस बनेगा और फिर वहां से इफरेंट आर्टेरियोल निकलेगी। और इफरेंट आर्टेरियोल जो है वो फिर इसी को रिवर्स कर दें, इसी नेम को जो इफरेंट आर्टेरियोल है वो फिर बन जाएगी इंटरलोब्यूलर आर्टरी, फिर आर्क्यूएट और फिर इंटरलोबार। इसी तरह ही इसकी वेनस सप्लाई है, ये बड़ी सिंपल सी है। और ये देखें, ये एक और स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये सारी एफरेंट इफरेंट आर्टेरियोल जो हैं वो दिखाई गई हैं, कलेक्टिंग डक्ट और ये सारा। So, what is the difference between cortical and medullary nephron? Nephron glomeruli, basically it is located in the outer cortex, glomerulus, Bowman's space, Bowman's capsule, ये कॉर्टेक्स में होता है। और जो नेफ्रॉन ग्लोमेरुली लोकेटेड इन द मेडल्ला उसको हम कहते हैं जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है। इसी तरह जो लूप ऑफ हेनले है वो कॉर्टेक्स में शॉर्ट होता है, और लूप ऑफ हेनले अगर डिप कर जाए मेडल्ला में तो ये डीपली डिप करता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होंगे उनकी ब्लड सप्लाई पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज है, और जो मेडुलरी नेफ्रॉन है उनकी स्पेशलाइज्ड पेरिट्यूब्यूलरी कैपिलरीज या वाजा रेक्टा, ये वाला, दिस इज द ये सारा ये ब्लड सप्लाई, ये कहते हैं वाजा रेक्टा। चलिए कॉर्टिकल का ये इतना ना करें, बस इतना ही अगर ये ब्लड सप्लाई। और दोबारा से मैं आ जाता हूँ कि फंक्शंस ऑफ द नेफ्रॉन रिवीजन थोड़ा सा जल्दी से, कि किडनी के जो हैं फंक्शंस, एक्सक्रीटरी फंक्शन है, रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा हार्मोन्स की सिक्रीशन और मेटाबॉलिज्म है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस है। एक्सक्रीटरी फंक्शन ये सारे यूरिया, क्रेटिनिन, दिस एंड दैट।
उसके बाद जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी नेफ्रॉन है, अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन ईच किडनी में होते हैं। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। अब जो बोमेन्स कैप्सूल है उसमें ग्लोमेरुलस होता है जो कि टफ टफ कैपिलरीज है, एफरेंट डिफरेंट आर्टेरियोल्स, और यहाँ से ही फिल्ट्रेशन होती है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बता दिया। जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस है कि जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के पास है। ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस कहते हैं। यहाँ पे जो है एफरेंट और इफरेंट ट्यूब्यूल्स में जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं रेनिन को। रेनिन इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। और रीनल ब्लड सप्लाई जो है वो मेनली रीनल आर्टरी है, और रीनल आर्टरी जो है इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इंटरलोबार आर्टरी, देन आर्कुएट आर्टरी, फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, और फिर एफरेंट आर्टेरियोल्स। और इसी तरह ही वेन्स हैं इसकी ना। ब्लड ये रीनल ब्लड जो है आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, और इसी तरह वेनस भी इसी तरह ही है। ये इसमें देख लें कि इंटरलोब्यूलर आर्टरी, आर्कुएट, ये सारी इस तरीके से। ये रीनल आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी, देन आर्कुएट आर्टरी, फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरी, और फिर इफरेंट आर्टेरियोल्स। ये फिर यहाँ पे ये इफरेंट आर्टेरियोल हो जाएगी जो कि ग्लोमेरुलस को जा रही है, और फिर वहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल्स। एफरेंट आर्टेरियोल्स फिर इधर आके यहाँ पे पेरिकैपिलरी ट्यूबुलर नेटवर्क, ये बाजार यहाँ पे आके फिर ये इसने इधर आ जाना है, और फिर ये वेनस ब्लड सप्लाई, ये फिर आर्कुएट वेन, और फिर ये आगे इसी तरह जो है ये एफरेंट और आर्कुएट वेन से फिर वही इंटरलोब्यूलर, इंटर और फिर इंटरलोबार, और फिर देन रीनल वेन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो कोई बात अगर ना समझ आई तो फिर मुझे बता दीजिएगा।